Hello, good morning everyone. In this session, we are going to summarize whatever we have studied yesterday on 20th of January. So, my targets were of CSAT. So, my targets were calendar, clock, there is one topic in number system, or that is a property only, in which we study property between a number and its the number formed by reversing its digits. तो हमने उसमें पढ़ा कि अगर कोई भी नंबर है और उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल 25 एंड 59, तो उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा डिजिट्स को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे रिवर्स करने के बाद, तो उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल के साथ में वो डिजिट्स के बीच के मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ आई समराइज इट, सो लेट्स द डिजिट बी x and y, so xy minus yx will is equal to 9 मॉड में साइन का रेलेवेंस ख़त्म हो जाता है, 9 मॉड x माइनस वाई. हेयर x माइनस वाई इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स. तो इस पैटर्न में हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे. फॉर एग्जांपल, इफ़ अ नंबर इज़ गिवन टू यू कि there are two numbers and two numbers are got reversed, and difference between them is, for example, for 54, then how will you solve it? So इस पैटर्न में हमने कई सारे क्वेश्चंस किए. देन फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और थी, अगर 3 डिजिट नंबर आ जाता है उसको रिवर्स किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, तो वो फिर 11 का मल्टीपल होता है. फॉर एग्जांपल x माइनस जेड माइनस जेड एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई एक्स इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस जेड. यहाँ पे जो मिडिल डिजिट है उसकी रिलेवेंस ख़त्म हो जाती है. तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए. और फिर यहाँ पे एक एडिशन में भी प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी नंबर और उसके रिवर्स को हम ऐड करें, एक्स वाई प्लस वाई एक्स will equals to 11 multiplied by x plus y. और इससे भी रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए. अब बारी आती है कैलेंडर की. तो एक दिन में तो मैंने इतना ही कवर किया है कि कैलेंडर पूरा ख़त्म कर दिया. क्लॉक मेरा अभी थोड़ा सा बचा हुआ है जो कि 1 घंटे का काम है, और वही नंबर की जो प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए. और फिर इन तीनों का रात में भी रिवीजन किया, अभी सुबह भी रिवीजन किया, और इसको मैं रिवीजन ही कंसिडर करूँगी. देन कैलेंडर में हमने कई सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी. कैलेंडर में एग्जामिनर ये देखना चाहते हैं कि हाउ ऑब्जर्वेंट वी आर इन डे टू डे लाइफ. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो किसी भी मंथ का इन अ नॉर्मल ईयर जो स्टार्टिंग डे होता है और जो एंडिंग डे होता है तो वो सेम होता है. और अगर लीप ईयर आ जाता है तो लीप ईयर में जो, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1 जनवरी को मंडे था तो 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा. ये होता है नॉर्मल ईयर में, बट लीप ईयर में ये ट्यूसडे हो जाएगा. ठीक है. और एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि जो फर्स्ट डे होता है ईयर का वो 53 टाइम्स अगर होता है इन अ नॉर्मल ईयर, और अगर लीप ईयर है तो वो 52 टाइम्स अगर होगा, मतलब स्टार्टिंग के जो दो डे होंगे. फॉर एग्जांपल, अगर ईयर स्टार्ट हुआ मंडे ट्यूसडे से, तो मंडे ट्यूसडे उस साल 53 टाइम्स उस बार या 53 टाइम्स रिपीट होंगे, ना कि 52 टाइम्स. फिर ऑड डेज़ का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है. ऑड डेज़ क्योंकि जो हमारा पूरा कैलेंडर है वो वीक्स में डिवाइडेड है. 7 का मल्टीपल होता है, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल 52 वीक्स होते हैं ईयर में.
तो ये 364 डेज़ होते हैं। अगर हम 52 का मल्टीप्लाई करें 7 से तो देयर आर 364 डेज़ ओनली। तो वो जो एक ऑड डे है वो बच जाता है नॉर्मल ईयर में। और लीप ईयर में February 29 की होती है, तो वहाँ पे 2 ऑड डेज़ बचते हैं। और यही कारण है कि कैलेंडर में जो 53 वीक्स होते हैं लीप ईयर में। ओके, सो कैलेंडर में मेनली यही था। फिर क्वेश्चन आता है कि लीप ईयर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो लीप ईयर के लिए तो हर 4 साल में लीप ईयर रिपीट होता है और 4 का मल्टीपल होना चाहिए लीप ईयर। बट सेंचुरी ईयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। सेंचुरी ईयर हैज़ टू बी मल्टीपल ऑफ 400। तो देर आर फ्यू सेंचुरी ईयर्स जो कि 400 का मल्टीपल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ओके, अब एक वन टाइप ऑफ क्वेश्चन ये भी होते हैं कि कैलेंडर रिपीट किस मंथ में हो रहा है। एक तो क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा कैलेंडर किस साल आगे कब रिपीट होगा, तो उसका एक पैटर्न है। वैसा ही एक पैटर्न ये भी होता है कि मंथ में कब रिपीट होगा, तो उसके लिए भी कुछ बेसिक सी कैलकुलेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ईयर का देखना चाहते हैं, तो अगर कोई भी सक्सेसर ऑफ लीप ईयर है, फॉर एग्जांपल 2004 वाज अ लीप ईयर एंड देयर इज़ अ सक्सेसर ऑफ लीप ईयर विच इज़ 2005। तो जो 2005 का कैलेंडर होगा 6 साल बाद रिपीट होगा। ओके, और अगर प्रेडेसेसर ऑफ लीप ईयर है, फॉर एग्जांपल 2008 वाज अ लीप ईयर, सो 2007 का जो कैलेंडर है वो 11 साल बाद रिपीट होगा। और जो अल्टरनेट ईयर ऑफ लीप ईयर है, फॉर एग्जांपल 2006, 2004, 2005 देन 2006। 2004 वाज अ लीप ईयर, 2006 इज़ अ अल्टरनेट ईयर, तो उसका कैलेंडर भी 11 साल बाद रिपीट होगा। लेकिन ये पैटर्न एक कंडीशन में, ये जो सारे तीनों कंडीशंस हैं ये एक केस में रिपीट होती है। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे गिवन सेट ऑफ ईयर्स हैं वहाँ पे नॉन लीप ईयर सेंचुरी नहीं आनी चाहिए। सेंचुरी दैट इज़ 2000, 1900, 1800, 3000 इवन, तो ये सारे ये अगर ऐसा आता है तो उसको हमें अलग से ही कैलकुलेट कर लेना है। अब देखना है कि जो मंथ्स हैं वो मंथ्स के कैलेंडर कब रिपीट होंगे, तो उसकी बेसिक सी कैलकुलेशन है। फॉर एग्जांपल जनवरी का कैलेंडर लिया तो हमें देखना है कि जनवरी का कैलेंडर कब रिपीट होगा इन अ लीप ईयर। तो हम ऑड डेज़ लेना स्टार्ट करेंगे कि जनवरी में 3 ऑड डेज़ बचते हैं। 3 ऑड डेज़ कैसे, 7 के 4 मल्टीपल आएंगे, 7 4 ज़ा 28, तो वहाँ पे 3 दिन और रिमेनिंग रहते हैं। फिर फरवरी में लीप ईयर में 1 दिन आएगा एंड ऐसे ही आगे मार्च में, तो ऐसे ही हम आगे के 5 to 6 मंथ्स लिख लेंगे। देन फिर हम उनको क्लब करेंगे 7 के मल्टीपल में। तो हम ये देखेंगे कि ये जो जनवरी का कैलेंडर है अप्रैल की तरह आएगा और जुलाई की तरह भी आएगा, यानी डिक्टो लीप ईयर में जो जनवरी का कैलेंडर है वो अप्रैल के कैलेंडर से और जुलाई के कैलेंडर से मैच करेगा। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि ये तो हमें एक बेसिक सा कुछ थोड़ा बहुत याद भी कर सकते हैं, बट ऐसा नॉन लीप ईयर में कई सारे मंथ्स एक दूसरे से मैच करते हैं, और लीप ईयर में भी ऐसा होता है, कई सारे सेट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल मार्च का नवंबर से मैच करेगा, जनवरी अप्रैल और जुलाई का सेम होगा इन अ लीप ईयर। तो बस हमें कैलकुलेशन इसकी पता होनी चाहिए। पे एक और भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ईयर वाइज कितने ऑड डेज होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हर साल ना एक ऑड डे होता है ना लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, और अगर लीप ईयर बीच में आ जाता है तो वहाँ पे फिर 2 ऑड डेज होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 जनवरी 2025 को मंडे था तो 1 जनवरी 2026 को इट विल बी ट्यूसडे, तो एक दिन वहाँ पे बढ़ जाता है। तो हमें ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। एक और भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट हाउ टू फाइंड अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डेट। कोई भी डेट दे दी जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी रैंडम डेट पिक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
मान लीजिए देयर इज़ सितंबर 29, 2025। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। 2000 ईयर्स हमने अलग कर लिए एंड जो 25 ईयर्स में है, तो 25 ईयर्स को पहले 24 ईयर्स लिखेंगे एंड देन फिर हम सारे मंथ्स लिखेंगे 2025 के, और सारे मंथ्स के हम ऑड डेज उनके आगे लिखेंगे। अगर वो लीप ईयर है तो लीप ईयर को इंक्लूड करके, नहीं तो ऐसे ही। और फिर हम देखेंगे कि जो भी 2000 ईयर्स में कितने ऑड डेज आते हैं, तो वहाँ पे 2000 ईयर्स में 0 ऑड डेज थे। एंड फिर 24 ईयर्स का सेट है, तो 24 ईयर्स में लीप ईयर्स कितने होंगे वो देखेंगे, तो 6 आएगा यहाँ पे। एंड देन रिमेनिंग नॉन लीप ईयर्स को लिखेंगे एंड देन फिर लीप ईयर्स में ऑड डेज लिखेंगे एंड लीप ईयर्स में 2 ऑड डेज होंगे ना, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो फिर ये सारी कैलकुलेशंस को, ये हम सारे पॉइंट्स को ऐड करके हम देखेंगे कि कितने ऑड डेज अभी बच रहे हैं। तो अगर 1 ऑड डे आता है तो दैट विल बी मंडे, 0 आता है तो वो संडे होगा। तो इस तरीके से ये पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। बाद क्लॉक पे चलते हैं। क्लॉक में हमने आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच का एंगल फाइंड आउट करना सीखा। तो इसका एक फार्मूला होता है 11 मल्टीप्लाइड बाई हाउ मेनी मिनट्स, किस मिनट के बीच का एंगल फाइंड करना। फॉर एग्जांपल 7:30, तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाइड करेंगे, माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाई आर। अगर 7:30 था तो 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे, इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल आ जाएगा। और अगर इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो एंगल फाइंड करके 360 डिग्री से माइनस कर देंगे। तो एक क्लॉक में ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी। फिर उसके बाद हम एक जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स हैं वो कोइंसाइड कब करेंगे, अपोजिट में कब होंगे, और 90 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे के बीच में दो बार बनाते हैं जो हैंड्स ऑफ द क्लॉक है, और बाकी कोइंसाइड एक बार होते हैं 1 घंटे में, और अपोजिट भी एक ही बार होते हैं 1 घंटे में, यानी 180 डिग्री। तो 0 डिग्री एंड 180 डिग्री एक एक बार। लेकिन 24 आवर्स के सेट में 22 टाइम्स ही कोइंसाइड होते हैं और 22 टाइम्स ही अपोजिट होते हैं एंड 44 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी, सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट हियर एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ स्टडी सेशन। मैं यहाँ पे सिर्फ अपना डेली का जो टारगेट्स था उसका समराइज़ कर रही हूँ कि मैंने आज कितना पढ़ा है। इस तरीके से आपको भी कंटिन्यू करना चाहिए और डेली रिवीजन भी करना चाहिए। तो डेली मेरा 8 आवर्स का स्टडी अभी तो मिनिमम हो रहा है, और कल तो हुआ है 8 आवर्स आई वॉज एबल टू रीच। टारगेट थोड़ा सा रह गया था क्योंकि हमने डे ही लेट स्टार्ट किया था। अब हम कल कोशिश करेंगे, हम जल्दी से हम आज कोशिश करेंगे कि टारगेट को टाइमली फिनिश करें। क्लॉक में जो 1 मिनट का जो डिवीज़न होता है वो 6 डिग्री का होता है, इसलिए जो मिनट हैंड होता है 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट हो जाता है। और वहीं पे आवर हैंड 1 घंटे में, तो वहाँ पे कितने डिवीजन्स होंगे, 5 डिवीजन्स होंगे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल स्वैप करता है आवर हैंड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मिनट हैंड 1 घंटे में 55 डिवीजन्स क्रॉस करता है, क्योंकि हमें अगर एंगल फाइंड करना है बिटवीन आर, फॉर एग्जांपल अगर 2:20 हुए हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि आर हैंड भी मूव कर रहा होगा और मिनट हैंड तो मूव करेगा ही। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, गैप कितना है 2:20, तो वहाँ पे गैप फाइंड करना है और उसका 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, हाँ, बट जो भी आवर्स और मिनट्स आएंगे तो वो देखना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं या किस तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं कल। एंड हमारे आज के टारगेट से रिमाइंडर थ्योरम, वेन डायग्राम, नंबर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग और थोड़ा सा ICT भी मुझे पढ़ना है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। और CSAT के लिए अभी से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ लास्ट में इश्यू हो जाता है। सो या ऑल द बेस्ट टू यू।
कल से रिकॉर्डिंग थोड़ा सा शॉर्ट और रखेंगे।